हेलो दोस्तों, आज हम पप्पू सिंह प्रजापति की भारतीय इतिहास की वस्तुनिष्ठ पुस्तक का आगे अध्ययन करेंगे। आज का अपना पहला प्रश्न है, भारतीय पुरालेख से संबंधित अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसमें पहला ऑप्शन है अपना खरोष्टी लिपि, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और मुख्यतः प्राचीन भारत के गंधार क्षेत्र में व्यवहृत थी। दूसरा ऑप्शन है इसका गुप्त ब्राह्मी लिपि का विकास सिद्ध मांत्रिका नामक लिपि में हुआ। तीसरा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप ने प्रियदर्शी नाम से जारी किए गए अभिलेखों के शासक के रूप में मौर्य शासक की पहचान की। तो इसमें अपना ऑप्शन क्या होगा? अपना ऑप्शन होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है कि जेम्स प्रिंसेप ने प्रियदर्शी नाम से जारी किए गए अभिलेखों के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की पहचान की है। तो इसमें आगे इसकी व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। इसे दक्षिण एशिया की सभी स्वदेशी लिपियों का जनक माना जा सकता है। ब्राह्मी लिपि को दक्षिण एशिया की सभी स्वदेशी लिपियों का जनक माना जाता है। अशोक के अभिलेख की धम्म लिपि व प्राचीन साहित्य की ब्राह्मी लिपि वस्तुतः एक ही है। श्रीलंका स्थित अनुराधापुर में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के स्तर से उत्खनित मृद भांडों के ही ठीकरे, जिन पर ब्राह्मी लिपि के चिन्ह थे। ठीकरे मतलब बर्तन की बात की जा रही है, जो कि मिट्टी के बने होते थे 4वीं शताब्दी में, जिन पर ब्राह्मी लिपि के कुछ चिन्ह अंकित है, जो इस संबंध में आरंभिक प्रमाण है। अगली बात करें हम इसी व्याख्या में, अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में मशक्कत करने वाले विद्वानों में जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विलिंगसन, कैप्टन ट्रायर, WH मिल और स्टीवेंसन प्रमुख थे। गुप्त लिपि पढ़ने में अधिक सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली, जिसने दिल्ली, कहोम, एरन, सांची, अमरावती और लेखों को पढ़ा। ब्राह्मी लिपि पढ़ने की दिशा में दूसरा चरण लासेन महोदय ने कार्य प्रारंभ किया। 1836 ईस्वी में उसने इंडो बैक्ट्रियन राजा अगाथोक्लिज के सिक्के का ब्राह्मी लेख पढ़ा, लेकिन लेख छोटा होने के कारण ब्राह्मी लिपि के बहुत कम अक्षरों का ज्ञान हो सका। ब्राह्मी लिपि के पूर्ण उद्वाचन का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। 1834 से 35 में उसे इलाहाबाद, रधिया और मठिया स्तंभ लेखों की छापें प्राप्त हुई, जिन्हें उसने दिल्ली स्तंभ लेख से मिलान किया। और इसका स्रोत है हमें पढ़ने के लिए, अगर इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पप्पू सिंह प्रजापति की प्राचीन भारत की किताब से आप इसको देख सकते हो। अगला है नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? यह प्रश्न UGC नेट 2021 में आया हुआ है। इसका आंसर होगा अपना प्लिनी। नेचुरलिस हिस्टोरिका का लेखक कौन है? तो प्लिनी। अगला प्रश्न है अपना, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है प्लिनी द एल्डर रोमन इतिहासकार। प्लिनी एक रोमन इतिहासकार है, प्रथम शताब्दी 77 से 78 ईस्वी। लैटिन भाषा के नेचुरल हिस्टोरिका, जिसे विश्वकोशीय रचना पुस्तक लिखी। इसमें कुल 37 अध्याय है, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि का वर्णन है। इसके 6ठे अध्याय में दिया गया भारत का विवरण मेगास्थनीज की इंडिका पर आधारित है। प्लिनी इटली का निवासी था। इसने भारत रोम व्यापार पर विलाप करते हुए लिखा है कि रोम भारत से व्यापार करके अपने कोष को रिक्त कर रहा है। रोम विलासिता की सामग्री मांगने में प्रतिवर्ष 10 करोड़ सेक्स्टर्स खर्च कर रहा है। तो ये इसकी एक व्याख्या है। अगला प्रश्न है अपना, भारत के निम्नलिखित विदेशी प्रेक्षकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। जितने भी विदेशी यात्रियों की बात की जा रही है कि विदेशी यात्री जिन्होंने भारत में रहकर भारतीय इतिहास को लिखने में, मतलब अपने ग्रंथों में भारतीय इतिहास की जानकारी को लिखा है, जिससे हमें भारतीय इतिहास की कई सारी जानकारियाँ मिलती है। और यह प्रश्न जो है UGC नेट 2021 में आया हुआ है। इब्न हौकल, इब्न बतूता, अल इदरीस और अल बरूनी। तो इसकी एक बार व्याख्या पे चलते हम। तो देखो, इब्न हौकल आया था 943 से 79। रचना इसकी अस्काल उल बिलाद, प्रथम अरब यात्री जिसने भारत की लंबाई चौड़ाई बताने का प्रयास किया। दूसरा जो आया था यहाँ पे वो था अल बरूनी, 11वीं शताब्दी में आया और 1819 ईस्वी में रचना किताब उल हिंद, तहकीक है हिंद।
भारत की खोज अरबी भाषा में की इसने। तो इसका जो ग्रंथ है किताबुल हिंद, जो कि अरबी भाषा में है, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया और पंजाब में रहकर इसने भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का भी ज्ञाता था। अल इदरीस 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया और किताब उल अकलीम व मसालिक व वल मामलिक रचनाएं इसने लिखी। अगला इब्न बतूता, जो कि मोरक्को निवासी था और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इब्न बतूता को, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था और मोहम्मद बिन तुगलक के राजदूत के रूप में इसको चाइना भी भेजा गया। तो हम देखते हैं क्रम है इनका। तो बात करें इसकी, तो अपना इसमें आंसर होगा 3, ऑप्शन 3 होगा। देखो ऑप्शन 3 में क्या है, 1 नंबर पर कौन है, इब्न होकल, जो कि कब आया था 943 ईस्वी में। तो इब्न होकल ए, और दूसरे नंबर पर आया था अपना अल बरूनी, तीसरे नंबर पर आया था अल इदरीस और चौथे नंबर पर आया था इब्न बतूता। तो अपना ऑप्शन है ए डी सी बी, और किस में है ये, तीसरे में, ए डी सी बी। तो अपना आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याख्या हमने इसकी पढ़ी ली। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके ऑप्शन देखो आप। कुएले माला, भाई कुएले माला किसने लिखी है। अगला है समराइच कहा, तीसरा तिलक मंजरी, चौथा है यष्टिलक चंपू। तो इनकी किताबें दे रखी इधर, इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं और उनको मिलान करना है कि किसने कौन सी रचना लिखी। तो हम देखते हैं इनकी रचनाओं में। तो कुएले माला, जो कुएले माला लिखी है वो लिखी थी उदयतन सूरी ने। किसने लिखी थी, उदयतन सूरी ने। समराइच का ये लिखी है हरिभद्र सूरी ने। किसने लिखी है, हरिभद्र सूरी ने। तिलक मंजरी इसके लेखक है, ये है धनपाल, जो, और यशस्ती लक चंपू इसके लेखक है सोमदेव सूरी। तो ए में आएगा 4, बी में आएगा 2। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, ए में आएगा 4, बी में आएगा 2। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखो आप, महाभारत से जुड़े स्थान तथा यथा हस्तिनापुर। महाभारत से जुड़े स्थान यथा हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत और तिलपत किस मृदभांड संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन, ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ प्रश्न है 2021 में। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, उत्तरी काली पोलिस मृदभांड संस्कृति, चित्रित घूसर मृदभांड संस्कृति, गेरिक मृदभांड संस्कृति और काली एवं लाल मृदभांड संस्कृति। मतलब देखो ये कहना चाह रहा है कि इन जो महाभारत काल से जुड़े हुए जितने भी स्थान है, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत और तिलपत, यहाँ से हमें किस रंग के या किस तरह के मृदभांड प्राप्त हुए और उस संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो इसका आंसर होगा अपना चित्रित घूसर मृदभांड। क्या होगा आंसर, चित्रित घूसर मृदभांड इसका हमारा आंसर होगा। तो आंसर हमारा 2, आंसर जो है ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 2, चित्रित घूसर मृदभांड। अगला प्रश्न है अपना, इसकी व्याख्या देखते हैं। महाभारत का पुरातत्व। महाभारत से जुड़े हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपत, बागपत, मथुरा तथा बेरात जैसे, बेराट की बात की जा रही है जो कि जयपुर में है, जिसे स्थानों के उत्खनन से चित्रित घूसर मृदभांड संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। मत्स्य पुराण तथा विष्णु पुराण में कहा गया कि राजा नीचक्षु के राज में परीक्षित के बाद पांचवा राजा के काल में गंगा में आई बाढ़ के कारण राजधानी को हस्तिनापुर से कौशाम्बी ले जाया गया।
पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ ही वर्तमान की दिल्ली का पुराना किला है। और शम्स सिराज अफीक की पुस्तक तारीख ए फिरोज खाई में इसका उल्लेख है। आईना अकबरी में उल्लेखित है कि हुमायूं का पुराना किला इंद्रप्रस्थ के स्थान पर बना था, लेकिन पुरातात्विक प्राप्तियों की गुणात्मक साम्यता एपिक्स में वर्णित भौतिक संस्कृति से नहीं होती है। अगला प्रश्न है अपना, महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथि क्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी। महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथि क्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी। तो व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है जिसके द्वारा ये कार्य किया गया। ये UPGIC 2021 में आया हुआ प्रश्न है और इसका आंसर होगा हम अपना ऑप्शन नंबर 4 JL ब्रोकिंगटन ने की थी। इसकी व्याख्या देखें तो वर्ष 1984 में JL ब्रोकिंगटन ने भाषा शैली और विषय वस्तु के अध्ययन के पश्चात रामायण के विकास में कला अवधि व संस्कृति के 5 चरणों को चिन्हित किया। अगला प्रश्न अपना, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा तर्क। ये जो प्रश्न है UGC नेट इंडियन कल्चर 2019 में आया हुआ है। अभिकथन पढ़े तो देखो इसमें, हालांकि महाभारत में रामायण और इसके रचयिता वाल्मीकि के अनेक संदर्भ मिलते हैं। रामायण में भारत युद्ध अथवा महाभारत के नायकों का कोई संदर्भ नहीं आता। दूसरा है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि अपने वर्तमान स्वरूप में रामायण का महाभारत के अंतिम स्वरूप में आने से पूर्व अस्तित्व था। तो इसमें ऑप्शन जो आंसर है अपना ऑप्शन नंबर 1 A और R दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या करता है। तो कुछ समझो इस चीज़ को वापस कि हालांकि महाभारत में रामायण और इसके रचयिता वाल्मीकि के अनेक संदर्भ मिलते हैं। रामायण में भारत युद्ध अथवा महाभारत के नायकों का कोई संदर्भ नहीं आता। मतलब जो महाभारत है इसके अंदर जो है वाल्मीकि और इसके अलावा रामायण के कई सारे जो संदर्भ कह सकते हैं या जानकारी कह सकते हैं वो मिलते हैं, लेकिन रामायण में जो है महाभारत संबंधी कोई भी जानकारी नहीं मिलती। इससे हमें क्या पता लगता है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि अपने वर्तमान स्वरूप में रामायण का महाभारत के अंतिम स्वरूप में आने से पूर्व अस्तित्व था। भाई महाभारत बाद में है और रामायण उससे पहले का माना जाता है, ये इसका आंसर है। अगला है अपना प्रश्न, अगला प्रश्न है, महाकाव्य मूलतः नायकीय आदर्शों का एक साहित्यिक रूपांतरण है। महाकाव्य मूलतः नायकीय आदर्शों का एक साहित्यिक रूपांतरण है, अतः स्वाभाविक रूप से इसे तथ्यात्मक साक्ष्य न मानकर किसी आदर्श का निरूपण माना जाना चाहिए। UGC नेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये किसका कथन है भाई? ये कहा है रोमिला थापर ने। किसने कहा है बेटा? रोमिला थापर ने कहा है। तो अपना ऑप्शन होगा रोमिला थापर। अगला प्रश्न, कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ माना जाता है? कंबन की रामायण, तो ये हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया था कि कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ माना जाता है? तो मलयालम साहित्य का, तमिल साहित्य का, कन्नड़ साहित्य का या तेलुगु साहित्य का? तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा कि जो कंबन का जो रामायण है वो तमिल साहित्य का ग्रंथ है। कुछ साहित्य का है, तमिल साहित्य का ग्रंथ है। इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में देखते हैं हम इसकी, कंबन, ओट कुट्टवन व पुगलेनिध तमिल साहित्य के त्रिरत्न हैं और रामायण के अनेक तमिल संस्करण उपलब्ध है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन का तमिल रामायण, जिसे रामावतारम या इरामावतारम है। इसको क्या कहा जाता है? तमिल रामायण को रामावतारम और इरामावतारम कहा जाता है, जिसकी रचना चोल शासक कुलोतुंग तृतीय के समय की गई। इसे तमिल साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है और ओट कुवन ने रामायण के उत्तरकांड की रचना की। अगला प्रश्न है अपना, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में
संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो इसका आंसर है अपना नैमिषारण्य। नैमिषारण्य या नैमिषारण्य कहा जाता है सब, नैमिषारण्य। तो इसका व्याख्या देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास स्थान हो जाता है और यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशम्पायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित थे? यूपी पीसीएस प्री 2002 में आता है कि जो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है वो किस जनपद में आता है? तो आंसर होगा अपना सीतापुर जनपद में आता है। अगला प्रश्न है अपना, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने, एक सेकंड, हाँ कौन क्या प्रश्न था अपना कि संस्कृत की अगला प्रश्न है अपना, एक सेकंड, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? और यह प्रश्न आया था यूपी पीसीएस प्री 1992 में। तो जो यहाँ है अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है, ये लिखा गया था। ये जो जानकारी है वो हमें महाभारत से मिलती है। बेटा कहाँ से मिलती है? महाभारत से। अगला प्रश्न है अपना, निम्न पुस्तकों को उनके लेखकों से सम्मिलित कर सही कूट का चयन करें। तो पृथ्वीराज आसो, इसने क्या कौन सा ग्रंथ लिखा? चंद्रबरदाई द्वारा। पृथ्वीराज आसो किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रबरदाई द्वारा। ठीक है, एक सेकेंड, पृथ्वीराज आसो किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रबरदाई के द्वारा। ये रहा। इसके बाद जो दूसरा है गाथा सप्तशती, इसके लेखक थे हाल। चौथा है मुद्रा राक्षस, इसके लेखक है विशाख दत्त। और अगला ग्रंथ है गौड़ वहो, इसके लेखक है वाक्यपति। तो पहले में चार, इसमें भी है, इसमें भी है। बी में एक, तो बी में एक इसमें है, बी में एक है चौथे में। तो पहले में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। अगला प्रश्न है अपना, इसकी अगर देखें व्याख्या तो पृथ्वीराज आसो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया, गाथा सप्तशती हाल द्वारा लिखा गया, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया और गौड़वाड़ वाक्यपति द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न अपना, रामायण के किस पुनर्लेख में रावण को दुखांत नायक के रूप में चित्रित किया गया जिसका वध लक्ष्मण द्वारा किया गया? तो ये RUMPET एग्जाम 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा अपना पौमचर्यु। इसकी व्याख्या देखें तो ऑप्शन नंबर 1 पौमचर्यु इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 देखते इसकी व्याख्या देखते हैं। रिचमैन ने एशिया के इन विभिन्न भागों में प्रचलित राम कथा का अध्ययन कर यह दिखाया है कि उनके इस क्षेत्रीय संस्करणों में कथा के आरंभ अंत, कथा के चरित्र व घटनाओं में काफ़ी भिन्नता है। उदाहरणार्थ पौमचर्यु जैन संस्करण में रावण का चित्रण एक हारे हुए नायक के रूप में दिखाया गया है जिसे राम की बजाय लक्ष्मण ने मारा था। इसमें राम अहिंसा जैसी जैन मान्यताओं की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाथीबाड़ा घोसुंडी अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये कहा जा रहा है हाथीबाड़ा घोसुंडी अभिलेख के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये भी RUMPET 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका देखो आंसर क्या होगा अपना, हमें हाथीबाड़ा घोसुंडी अभिलेख के बारे में कौन सा कथन गलत है वो ढूंढना है इसके अंदर। तो देखो प्रश्न में
असत्य नहीं है, या सॉरी सत्य नहीं है। तो इसमें देखो ये प्राचीन संस्कृत अभिलेख में से एक है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, इनमें अश्वमेध यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं है और वे वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो इसमें देखो इनमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है, तो ये कथन असत्य है गोसुंडी अभिलेख के बारे में, इनमें से अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है। बाकी जो 3 जानकारी है वो हमें गोसुंडी अभिलेख, हाथीवाड़ा गोसुंडी अभिलेख के बारे में जानकारी देता है। ये प्राचीनतम संस्कृत अभिलेख में से एक है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, वे वैष्णव धर्म से संबंधित है और इनमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है। ये असत्य है क्योंकि घोसुंडी, हाथीवाड़ा घोसुंडी अभिलेख में अश्वमेध का जो वर्णन है वो मिलता है। तो इसका अगर व्याख्या देखें तो घोसुंडी अभिलेख राजस्थान के नगरी नामक स्थान चित्तौड़गढ़ से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुंडी अभिलेख को भागवत धर्म के आरंभिक अभिलेखीय प्रमाणों में से एक माना जाता है। इसमें पूजा, शिला, प्राकार, नारायण वाटक अर्थात पत्थर के घेरे में विशिष्ट नारायण के उपासनालय का उल्लेख है। नारायण वाटक में संस्कर्षण बलराम तथा वसुदेव की पूजा होती है। इसका निर्माण पराशर गोत्र के सर्वतात नामक व्यक्ति ने करवाया था व उसने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है हमें हाथीवाड़ा गोसुंडी अभिलेख से, जबकि इसमें कहा जा रहा है कि अश्वमेध यज्ञ नहीं मिलता, तो ये गलत है। तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है अपना, किस शासक के समय चीनी फाइयान भारत आया था? तो अपना आंसर होगा, सीधा सा आंसर है, बहुत सीधा प्रश्न है ये, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। तो अपना आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाइयान भारत आया। इसकी व्याख्या देखें तो इस चीनी यात्री ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी में 414 ईस्वी के मध्य उत्तर भारत की यात्रा की। इसमें कहीं भी राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। यह बौद्ध विनय ग्रंथों की खोज में भारत आया था। फाइयान ने क्यो की नामक पुस्तक के अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसने केवल उत्तर भारत का भ्रमण किया। फाइयान मगध से इतना मुग्ध था कि उसने अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा, यदि मुझे बौद्ध के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लेना चाहूँगा। ये फाइयान द्वारा कहे गए शब्द अपनी पुस्तक में लिखे गए उसने। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से मैसेडोन के सिकंदर की जीवनी किसने लिखी? अपना प्रश्न क्या है? मैसेडोन सिकंदर की जीवनी किसने लिखी? तो अपना ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर जो है 4, क्वींस कर्टियस जो है, इसके द्वारा क्या है, मैसेडोन सिकंदर की जीवनी लिखी गई। अगला प्रश्न देखो अपना, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। भारत का प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून तथा भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग निम्नलिखित में से प्रारंभ किया था। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग किसने प्रारंभ किया? तो आंसर आएगा कर्जन ने। अगला प्रश्न अपना, संस्कृत नाटक शारीपुत्र प्रकरण का रचयिता कौन है? जो शारीपुत्र प्रकरण है एक संस्कृत नाटक है, इसके रचयिता कौन है? इसका आंसर आएगा अश्व घोष। इसकी व्याख्या देखें तो अश्व घोष सर्वास्तिवादी विचारक थे जिनको भारत का मिल्टन, गेटे, वोल्टेयर कहा जाता है। अश्व घोष की रचनाओं में वज्र सूची, जाति प्रथा की आलोचना, बुद्ध चरित्र जिसमें बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन, महाकाव्य में 28 सर्ग है। इस महाकाव्य में क्या 28 सर्ग है। अगला सोदरानंद, बुद्ध के सुतेले भाई नंद व इसकी पत्नी सुंदरी का वर्णन किया गया इसमें, और इस महाकाव्य में 18 सर्ग है। सारीपुत्र प्रकरण यह एक नाटक है जिसमें नालंदा में जन्मे बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है। इसमें 9 अंक है और ये सारी रचनाएं जो बेटा अश्व घोष की है। और संस्कृत नाटक है शारीपुत्र प्रकरण, ये भी अश्व घोष द्वारा लिखा गया है, इसलिए अपना आंसर होगा अश्व घोष। अगला प्रश्न पे जाते हैं, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। ये सीजे असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आया गया। चंडीगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया। अशोक भीतरे अभिलेख, तो सही युग्म की पहचान करनी है। अशोक भीतरे अभिलेख, अजमेर के चौहान बिजोली अभिलेख, स्कंदगुप्त ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय शाहबाज गढ़ी अभिलेख। तो इसमें आंसर में क्या आएगा? अपना आंसर में आएगा जो कि भिन्न है, इन तीनों में से भिन्न है। इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सही युग्म की पहचान कीजिए, मतलब जो सही है, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो इसमें देखो जो अपना अशोक का भीतरी अभिलेख यह गलत है अपना, ये एकदम क्या है, गलत है। 1 सेकेंड, ये क्या है, गलत है। अगला है अजमेर के चौहान बिजोली अभिलेख, तो अजमेर के चौहान उसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है, तो ये एकदम राइट है। तो अपना ऑप्शन में क्या आएगा आंसर में? अजमेर के चौहान बिजोलिया अभिलेख। इसकी व्याख्या देखें तो भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त द्वारा लिखा गया, मतलब भीतरी स्तंभ जो
अभिलेख है उससे हमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, न कि अशोक के बारे में। बिजोलिया अभिलेख अजमेर के चौहान वंशी सोमेश्वर चौहान के टाइम का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से। और शाहबाजगढ़ी अभिलेख मौर्य शासक अशोक के बारे में बताता है। अगला है प्रश्न, प्रख्यात संस्कृत व्याकरण अष्टाध्याय का श्रेय किसको जाता है? ये हिमाचल प्रदेश पीजीटी एग्जाम पूछा गया था कि प्रख्यात संस्कृत व्याकरण अष्टाध्याय का श्रेय किसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अपना, इसका आंसर होगा अपना पाणिनि। इसका आंसर क्या होगा? देखो दो ऑप्शन इसके बाद के हैं, इसका आंसर होगा अपना पाणिनि। तो ये आ गया अपना पाणिनि। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अष्टाध्याय, व्याकरण अष्टाध्याय द्वारा, अष्टाध्याय इसके द्वारा लिखी गई। अगला है इसकी व्याख्या देखें। पाणिनि कृत अष्टाध्याय संस्कृत व्याकरण पर उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह कृत वैदिक संस्कृति से आधुनिक संस्कृति के बीच संक्रमण का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसमें संस्कृत के व्याकरण नियमों को 3996 सूत्रों में यानी लगभग 4000 में लिपिबद्ध किया गया है। पाणिनि गांधार क्षेत्र के शालातुर के निवासी थे। कात्यायन तथा पतंजलि ने अपनी कृतियों में पाणिनि को भगवान कहकर संबोधित किया है। पतंजलि पाणिनि के विषय में कहते हैं कि वह एक महान शिक्षक थे तथा अष्टाध्यायी महत सहस्त्र उदय अर्थात ज्ञान का महासागर सिद्ध हुआ है। यह कृति तत्कालीन युवा विद्यार्थियों में अत्यंत लोकप्रिय रही है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा या मुद्रा राक्षस। तो सुमेलित नहीं है मतलब क्या होगा कि 3 तो सुमेलित होंगे पर 1 सुमेलित नहीं होगा। तो इसमें हम डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाते हैं अपन, ऑप्शन नंबर 4 कीर्तार्जुनियम बहुभूति। तो कीर्तार्जुनियम जो है भारवी की रचना है, न कि बहुभूति की है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया, मुद्रा राक्षस की रचना विशाल दत्त द्वारा की गई, बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष के द्वारा की गई। जब कीर्तार्जुनियम की जो रचना है वो बहुभूति नहीं की भारवी द्वारा की गई थी। अगला है अपना ऑप्शन, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपना, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है? सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश में हुआ है? तो इसका आंसर होगा अपना ससानियों के अभिलेखों में। ससानियों के अभिलेखों में जो है सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख हुआ है। जन समुदाय की दृष्टि से भारत का सर्वप्रथम, जन समुदाय की दृष्टि से भारत का नाम सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। एक भूभाग के रूप में भारतवर्ष शब्द सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश। हिंदुस्तान नाम का प्राचीनतम प्रयोग 262 ईस्वी में उत्कीर्ण ससानिय ईरानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम लेख में मिलता है और यह लेख ईरानी, पहलवी तथा ग्रीक यूनानी भाषा में लिखा हुआ है। शिलेश दी अर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है। शिलेश दी अर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है। यह है अपना, इसमें भी 4 ऑप्शन है अपने। पहला ऑप्शन है हरचरित्र, दूसरा है रामचरित्र, तीसरा है नव साहस सांक चरित्र और चौथा है विक्रमादेव चरित्र। तब आंसर आएगा इसमें रामचरित्र। अपना ऑप्शन क्या आएगा? आंसर आएगा इसमें रामचरित्र। ये लो, अगला प्रश्न है अपना, इसकी व्याख्या देखते हैं कि रामचरित्र संध्याकर नंदी। तो बंगाल के पालवंशी रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसमें केवर्त विद्रोह का वर्णन मिलता है तथा पालवंशी शासकों को समुद्र देव की संतान कहा गया है। इस रचना में संस्कृत छंद की एक विशेष शैली अपनाई गई है जिसमें रामायण की कथा और रामपाल का जीवन चरित्र द्विअर्थ में पढ़े जा सकते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न अपना यूपी असिस्टेंट उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया सवाल है या प्रश्न है अपना कि पाल शासक रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्त रामचरितमानस किसने लिखी? इसका आंसर आएगा संध्याकर नंदिन। संध्याकर नंदिन के द्वारा ये लिखा गया है रामचरित्र, जिसमें जो है रामपाल जो है पाल वंश के शासक रामपाल का जीवन वृत्त लिखा गया है। अगला है, किस कालावधि में कल्हण की राज तरंगिणी लिखी गई? किस कालावधि में कल्हण की राज तरंगिणी लिखी गई? तो
सॉरी 1148 से 1150 ईस्वी में जो है कल्हण द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई। अगला कश्मीर के इतिहास का संस्कृत भाषा का स्रोत राज तरंगिणी निम्नलिखित द्वारा रचा गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा गया था, यह प्रश्न था यूपी GIC 2021 में, और यह प्रश्न पूछा गया छत्तीसगढ़ सेट के अंदर। कल्हण की जो राज तरंगिणी है उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि संस्कृत भाषा में है, और ये लिखा गया था कल्हण के द्वारा। पर इसमें और भी विद्वानों का योगदान रहा है, जिसमें अपना देखो कल्हण के द्वारा तो लिखा गया था, इसके अलावा उसमें जोन राज का भी योगदान रहा है, इसके अंदर श्रीवर का भी योगदान रहा है। शे में तो शेमेंद्र इसका गलत है, तो और ऑप्शन में देखे अपन तो ए स और द, अ स और द, तो अ स और द, ऑप्शन में क्या आएगा अ स और द। तो अपना जो ऑप्शन नंबर 4 है उसका आंसर है। अगला इसकी व्याख्या देखें तो राज तरंगिणी की व्याख्या देखते हैं कि महत्वाकांक्षी साहित्यकार विद्वान एवं कश्मीर के ब्राह्मण परिवार में जन्मे कल्हण की मान्यता भारत के प्रथम इतिहासकार के रूप में है। इनके पिता चंपक कश्मीर के शासक हर्ष के दरबारी विद्वान थे। कल्हण को भी हर्ष का राज्यश्रय प्राप्त हुआ, किंतु इसके बाद कोई राजकीय सहायता प्राप्त नहीं हुई। राज तरंगिणी इसे राजाओं की नदी है ना कहा जाता है। राज तरंगिणी ग्रंथ की रचना कश्मीर के शासक जयसिंह के समय 1148 से 49 ईस्वी में हुई। राज तरंगिणी को भारतीय इतिहास में प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक रचना माना जाता है। यह महाभारत शैली के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है। यह महाभारत शैली के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है। कल्हण ने अपने पूर्व के इतिहासकारों का वर्णन किया है। इसकी रचना में कल्हण ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया है, जिसमें से अब केवल नीलमत पुराण उपलब्ध है। इनमें कुल 8 तरंग मतलब अध्याय एवं 8,000 श्लोक लगभग 7,826 श्लोक है। राज तरंगिणी का विस्तार द्वितीय राज तरंगिणी 1459 ईस्वी तक जोन राज ज्योत्सनकारा द्वारा लिखा गया। तृतीय राज तरंगिणी जो कि 1480 ईस्वी में श्रीवर द्वारा लिखी गई। नोट, श्रीवर ने संस्कृत में 350 ग्रंथ लिखे। अगला है चतुर्थ राज तरंगिणी जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रज्ञा भट्ट एवं सूखा के द्वारा लिखी गई थी, जो कि अकबरकालीन था 1596 में, जबकि अकबर का शासन 1556 से लेकर 1605 तक रहता है। कल्हण की राज तरंगिणी कितने तरंगों में विभक्त है? तो अपना आंसर आएगा कितने तरंगों में विभक्त है? तो 8 तरंगों में विभक्त है। MP सेट में पूछा गया था कल्हण की राज तरंगिणी कितने तरंगों में विभक्त है? 8 तरंगों में। राज तरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक था कौन था? तो जयसिंह। कश्मीर का शासक कौन था? कश्मीर का शासक था जयसिंह। कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कुटिल लिपि को जाना जाता है बेटा सिद्धमत्रिका लिपि। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, सिद्धमत्रिका लिपि के नाम से जाना जाता है किसको? कुटिल लिपि को। अगला प्रश्न है हर चरित्र अध्यायों में विभक्त है जिन्हें कहा गया उच्छ्वास। हर चरित्र अध्यायों में विभक्त है, तो प्रत्येक अध्याय को क्या कहा गया? उच्छ्वास कहा गया बेटा। ऑप्शन नंबर 1। इसकी व्याख्या देखें तो वर्धन वंश के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत हर्ष चरित्र है, जो कि ऐतिहासिक विषय पर आधारित या ऐतिहासिक विषय पर लिखित प्रथम ग्रंथ, प्रथम चरित्र काव्य तथा गद्य काव्य है। बाणभट्ट मूलतः हर्ष चरित्र किसने लिखा? बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट मूलतः प्रतिकूट गांव के वात्स्यायन गोत्रीय एवं भृंग वंशी ब्राह्मणों से संबंधित था। उसने अपने भाइयों की इच्छा पर हर्ष चरित्र नामक एक काव्य संग्रहित किया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सॉरी अभी तो व्याख्या चल रही है, तो व्याख्या में देखो थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। सर्वदीप भुज महाराजधिराज हर्ष की जीवन गाथा है। हर्ष व बाणभट्ट की पहली मुलाकात अचिरावती नदी पर स्थित मणितारा स्कंधावर में हुई। हर्ष चरित्र में 8 अध्याय है जिन्हें उच्छ्वास कहा गया जाता है। प्रथम 3 उच्छ्वासों में बाण की आत्मकथा लिखी हुई है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हर्ष चरित्र के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन मिलता है? बात चल रही है हर्षचंद्र जिसके लेकर बाणभट्ट 8 अध्याय में लिखी गई है, तो कौन सा अध्याय में जो है विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है? तो अध्याय 8 में मिलती है बेटा। ऑप्शन नंबर 4 अध्याय 8। ऑप्शन नंबर 4 अध्याय 8। अगला थोड़ा इसके अध्याय के बारे में देख लेते हैं। इसमें टोटल 8 अध्याय है। तो प्रथम अध्याय में इसमें कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। द्वितीय अध्याय की बात करें, हर्ष चरित्र के अध्याय की बात करते हैं तो उच्छ्वास अध्याय को क्या कहा गया? उच्छ्वास भी कहा गया है। तो द्वितीय उच्छ्वास में इसमें बाण का प्रारंभिक वंश परिचय, एक सेकेंड,
हाँ, हम हर चरित्र के लेखक मतलब अध्याय की बात कर रहे थे इसके अंदर। तो हम देखते हैं हर चरित्र का अध्याय। टोटल इसमें 8 अध्याय है, जिसमें पहला अध्याय इसमें कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। द्वितीय अध्याय की बात करें, इसमें बाण का प्रारंभिक वंश परिचय तथा हर्ष से उसकी मणितारा नामक स्कंधावार जो कि अचिरावती नदी पर स्थित था सैनिक शिविर की बात की जा रही है, में प्रथम भेंट का वितरण दिया गया है। द्वितीय अध्याय में श्रीकंठ जनपद एवं स्थानेश्वर या थानेश्वर का गया है का वर्णन तथा पुष्यभूति और शैव सन्यासी भैरवाचार्य के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख है। चतुर्थ अध्याय में या उच्छावास में प्रभाकर वर्धन संबंधी विवरण, राज्यवर्धन हर्षवर्धन राज्यश्री के जन्म, बचपन तथा राज्यश्री का कन्नौज के गृह स्वामी के विवाह का वर्णन मिलता है। पंचम अध्याय में हूणों के उपद्रव को दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजना और पीछे प्रभाकर वर्धन की बीमारी तथा मृत्यु का विवरण। छठा जो अध्याय है, राज्यवर्धन द्वारा भिक्षु बनने की इच्छा, गृह वर्मा की हत्या का समाचार, राज्यवर्धन द्वारा परिस्थितिवश राजगद्दी ग्रहण करने तथा मालव राज्य के विरुद्ध अभियान व विजय तथा शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या करने तथा हर्ष द्वारा अपने सामंत शत्रुओं से बदला लेने की प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। सातवां जो अध्याय है, हर्ष के विजय यात्रा, कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के राजदूत हंस बेग द्वारा मैत्री प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का विवरण मिलता है। और 8वें अध्याय में राज्यश्री की खोज, पाराशरी बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से भेंट तथा राज्यश्री की प्राप्ति के साथ हर्ष चरित्र का विवरण अचानक समाप्त हो जाता है और आगे न तो हर्ष की विजयों का वर्णन है और न ही राज्यों से संबंधों का वर्णन है। अध्याय 8 को विंध्यांतरी निवेशन भी कहा गया है। अब हम करते हैं, इसमें विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन मिलता है। कौन सा अध्याय में? 8वें अध्याय में। अगला प्रश्न है अपना, भारत में सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवनी है। भारत में प्राचीन उपलब्ध जीवनी है किसकी? हर्ष चरित्र की। अगला, भारत में प्राचीनतम उपलब्ध आत्मचरित्र कौन सा है? भारत में प्राचीनतम उपलब्ध आत्मचरित्र किसका है? तो वो है हर्ष चरित्र का। अगला है, चीनी यात्री फाइयान चीन के किस स्थान से भारत आया था? तो ये आया था वू यंग से। कहाँ से आया था? पहला ऑप्शन है वू यंग से भारत आया था, ऑप्शन नंबर 1। इसकी व्याख्या देखिए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल एक मुख्य घटक चीनी यात्री फाइयान के भारत आगमन की है। भारत में बौद्ध व्यवहारों के संदर्भ में सबसे पहली तथा प्रमाणिक पुस्तक फोक्यो की फाइयान की गावो संग फाशेन जुआंग है। यह चीनी यात्री मध्य एशिया के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया तथा 14 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात 414 ईस्वी में जल मार्ग से लंका तथा जावा होते हुए अपने देश लौट गया। यद्यपि उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का नामोल्लेख नहीं किया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध संघ नियमों से जुड़े पिटकों के मूल ग्रंथों को चीन लाना था, जिसमें खासकर विनय पिटक को। इसलिए उत्तर भारत के विभिन्न बौद्ध विहार उससे वृत्तांत के केंद्र में रहे और अपनी यात्रा में उसने 30 देशों का भ्रमण किया। उसका जन्म चीन के वुयांग नामक शहर में हुआ तथा उसका मूल नाम कुंड था। अगला, कूटनीमत के लेखक कौन थे? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 दामोदर गुप्त, 2 लक्ष्मीधर, तीसरा महेंद्र वर्मा, चौथा है देवगन। तो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ प्रश्न 2021 में कि कूटनीमत के लेखक कौन थे? दामोदर गुप्त। अगला है, कीर्ति कौमुदी का लेखक कौन है? थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। कीर्ति कौमुदी का लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएगा सोमेश्वर देव। तो ऑप्शन अपना क्या है? पहला है राजशेखर, दूसरा है मेरुतु, तीसरा है उदय प्रभा, चौथा है सोमेश्वर देव। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सोमेश्वर देव। अगला प्रश्न है, मुरुजुल जहाब के लेखक कौन थे? अपना आएगा अल मसूदी। देखो ये कुछ यात्री है, अल मसूदी, मिर्जा मिनहाजुद्दीन, अल बिलादुरी और सुलेमान। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? अल मसूदी जो है मुरुजुल जहाब के लेखक है। और उसकी थोड़ी व्याख्या देखें तो अल मसूदी 915 से 16 ईस्वी बगदाद का यात्री, जिसे इतिहास विशेषज्ञ होने के कारण अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि अल मसूदी को जो है हर अरब का हेरोडोटस, जैसे हेरोडोटस जो है इतिहास के पितामह के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अरब के इतिहास का या अरब का हेरोडोटस मतलब अरब के इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? तो अल मसूदी को कहा जाता है। अल मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय भारत आया
और अपनी पुस्तक मुरुजुज जहाब में गुर्जर प्रतिहार राजा को अल जुर्ज, पूर्ववर्ती प्रतिहार शासक मिहिर भुज को बौर तथा राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को बलहर कहा है। उसने पान का विस्तृत विवरण दिया है। साथ ही मुल्तान मंसूरा नगरों के भारत के से संबंधों के बारे में विस्तार से लिखा है। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में स्थायी विभाग बना? तो यह था 1906 में। 1906 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है स्थायी विभाग बना। अगला प्रश्न है अपना, जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया? जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व, देखो जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण या महानिदेशक किसे बनाया गया? तो एच हरग्रीव्स को बनाया गया बेटा। अगला है, किस ग्रंथ में शूद्रकों का उल्लेख पहली बार हुआ है? तो पाणिनि का गण पाठ जो ग्रंथ है उसके अंदर शूद्रकों का पहली बार क्या है उल्लेख मिलता है। अगला, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस वर्ष या किस पर्व का अंश है? तो इसका आंसर आएगा भीष्म पर्व का। कौन से पर्व का अंश है? तो प्रश्न क्या है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो ये आएगा भीष्म पर्व का। इसकी व्याख्या देखें तो महाभारत में कुल 18 पर्व है। आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सैप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघी का पर्व, आश्रस्वासिका पर्व, मैसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सर्वगारोहण पर्व, खिलभाग पर्व। शांति पर्व में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक व भीष्म के दिशा निर्देशों का वर्णन है। भगवद गीता महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व का भाग है और भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। महाभारत का परिशिष्ट पर्व खिल पर्व हरिवंश नाम से जाना जाता है, जिसमें कृष्ण के वंश की कथा का वर्णन है। शांति पर्व में राज्य धर्मानुशासन का वर्णन है। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास को कृष्ण देवपायन, बदरायण तथा वेदव्यास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, देखो इसमें व्याख्या थोड़ी छोटी सी व्याख्या दे रखी है कि नीति प्रकरण जो है कि नेत्रिगंधा के रचयिता महाकात्यायन थे और इसमें बौद्ध धर्म के तर्क विज्ञान का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया? तो आंसर आएगा जेम्स मिल के द्वारा जो है भारतीय इतिहास को 3 भागों में 3 कालखंडों में विभाजित किया गया जेम्स मिल के द्वारा। यूपी पीजीटी 2020-21 में आया हुआ प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में से एक निरपेक्ष तिथि विधि नहीं है? तो देखो कार्बन 14 डेंटिंग पद्धति है, पूरा चुंबकीय विधि है, उष्मादीप्ति विधि है, जबकि स्थिर विधि कोई जो है निरपेक्ष तिथि विधि नहीं। तो आंसर में आएगा स्थिर विज्ञान, जो महाराष्ट्र सेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसको थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं, ये सारी विधियाँ किस तरह काम करती है। तो व्याख्या, स्थिरीकरण, स्थिर विन्यास पद्धति पृथ्वी के भूपटल से प्राप्त क्रमिक निक्षेपों के अध्ययन पर आधारित है। उष्मादीप्ति विधि जो कि इसको बोलते हैं थर्मोल्यूमिनिसेंस, आग में पकाए गए मृतभांड, खिलौने आदि के अध्ययन पर आधारित पद्धति है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण, इस पद्धति में वस्तुओं के उपलब्ध रेडियोधर्मी कार्बन की मात्रा का मापन पैमाने पर के रूप में उपयोग किया जाता है। सन 1949 में रसायन शास्त्री विलर्ड लिम्बी द्वारा इस विधि का आविष्कार किया गया। पुरातन में तिथि निर्धारण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वनस्पतियों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। इस प्रक्रिया के दौरान वनस्पतियों के द्वारा कार्बन 14 के अवशोषण की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसके पश्चात प्रत्येक 5730 या 40 वर्षों के बाद विद्यमान कार्बन 14 आधे भागों का विघटन हो जाता है। अगला, पुरातात्विक चुंबक मापक, तो चुंबकीय अवशेष, लावा, तपी मिट्टी आदि का काल निर्धारण पुरातन ढेरों टीलों के लिए उपयोगी होता है। पेलियोबॉटनी अध्ययन किसका होता है? तो प्राचीन वनस्पतियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोबॉटनी अध्ययन कहलाता है। अपना ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सटीक आंसर है बेटा। इसकी अगर बात करें थोड़ा सा व्याख्या की, तो पेलियोग्राफी पुरानी लिखावट का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोग्राफी या लिपियों का अध्ययन। पेलियोपैथोलॉजी, जिसे इसके द्वारा पुरा मानव की हड्डियों का अध्ययन कर रोग का पता लगाया जाता है। अगला, पुरा जीव विज्ञानी, तो जंतुओं वनस्पतियों के जीवाश्मों का अध्ययन पर आधारित पद्धति है। पुरा पुष्प पराग विश्लेषण, पुराने पुष्प परागणों के विश्लेषण पर आधारित पद्धति। तो अगला प्रश्न है, नीति वाक्यमृतम की रचना किसके द्वारा की गई? तो अगला अपना आंसर है सोमदेव।
नीति वाक्यामृतम की रचना महाराष्ट्र स्टेट में पूछा गया था। नीति वाक्यामृतम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अपना पास 4 ऑप्शन है, भारवी, सोमदेव, कल्हण, जयदेव। तो अपना आंसर क्या होगा? सोमदेव, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। तो इसके देखो थोड़ा सा इसमें व्याख्या में भी इनके आंसर दे रखे हैं। भारवी ने कौन सी रचना की? भारवी की रचना है कीर्ता जूर्नियम, कल्हण द्वारा रास्तरंगिणी, सोमदेव सूरी द्वारा नीति वाक्यामृतम यमृत, या जयदेव द्वारा गीत गोविंद लिखा गया। इनमें से संस्कृत भाषा का सबसे पुरातन लेख है, तो इसमें संस्कृत भाषा का सबसे पुरातन लेख कौन सा है? वेद। संस्कृत भाषा का सबसे पुरातन लेख कौन सा है? वेद। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब 3 तो सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। तो जयदेव, तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, सही है। अबुल फजल ने आइन अकबरी लिखा, ये भी सही है। कालिदास मृच्छ कटिकम लिखा, तो गलत है। भास स्वप्न वास वदता भास द्वारा लिखी गई, तो इसमें जो कालिदास के द्वारा जो मृच्छ कटिकम है ये गलत है। तो अपना आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन क्या होगा? आंसर में होगा, क्योंकि ये गलत है, इसलिए कालिदास द्वारा मृच्छ कटिकम नहीं लिखा गया। तो देखो व्याख्या को देखिए इसकी, तो मृच्छ कटिकम मिट्टी की खिलौना गाड़ी गुप्तकालीन दुखांत नाटक है, जिसके रचयिता कौन थे? शूद्रक थे बेटा, कालिदास नहीं थे, ठीक है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? कनिंघम थे। वायसराय, इसकी व्याख्या देखें तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। कनिंघम इसके प्रथम पुरातात्विक निरीक्षक बनाए गए। इन वर्षों के दौरान उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण किया और उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में लगभग 166 स्थलों का विवरण दर्ज किया। उन्होंने उत्खननों के माध्यम से तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम जैसे बहुत सारे प्राचीन शहरों की खोज की। 1871 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इन्हें प्रथम महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। इन वर्षों के दौरान उन्होंने बहुत सारे स्थलों का खोज निकाला। मथुरा, बीटा, बोधगया, राजगीर, तख्त ए बही, शहर ए बहलोल, मणिक्याला, हड़प्पा, बरहूत, बेसनगर, सांची, सहेत, महत, श्रावस्ती कहा गया है, तक्षशिला और खजुराहो जैसे अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर उत्खनन कार्य किए। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो नाम आता है ब्रह्मी लिपि। तो ब्रह्मी, देवनागरी, खरोष्टी, पाली। तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? ब्रह्मी लिपि सबसे भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। अगला, हाथी गुफा अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ये भी किस लिपि में? ब्रह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? तो ये हाथी गुफा प्रशस्ति की बात की जा रही है और इधर हाथी गुफा अभिलेख की बात की जा रही है। तो प्रशस्ति जो लिखी गई है वो लिखी गई प्राकृत भाषा में, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व के तृतीय काल के रूप में जाना जाता था? भारतीय पुरातत्व के तृतीय काल के रूप में 1994 से लेकर 1960 का समय जो है भारतीय पुरातत्व के तृतीय काल के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना 2, 1944 से 1960। निम्नलिखित में से भरत मुनि किसके लेखक है? तो भरत मुनि किसके लेखक है? तो नाट्य शास्त्र के। किसके लेखक है? तो अपना ऑप्शन नंबर 1 भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक है। इसकी व्याख्या देखें तो भरत मुनि लिखित नाट्य शास्त्र नाटक तथा प्रस्तुतिकरण की कला पर लिखा गया प्राचीनतम मानक ग्रंथ है। इसमें उल्लेख है कि ब्रह्मा ने पहली बार नाट्य शास्त्र को 5वें वेद के रूप में भारत नामक ऋषि को सौंपा। नाट्य शास्त्र पर सर्वाधिक प्रमाणिक टीका अभिनव भारती नाम से अभिनव गुप्त द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है अपना, उत्तरी भारत शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है तो नाट्य शास्त्र से। ऑप्शन नंबर अपना 1। निम्नलिखित में से क्रिश्चियन टोपोग्राफी के लेखक कौन थे? क्रिश्चियन टोपोग्राफी के लेखक, तो आंसर में आएगा अपना कोस्मोस। कौन थे बेटा? कोस्मोस। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? अपना आंसर है। तो देखो, कोस्मोस इंडिगो प्लेस्टोज 530 से 550 ईस्वी में लिखा गया है। इजिप्ट का मठाधीश, इजिप्ट जो कि मिस्र में है, मिस्र का जो है नाम है इजिप्ट का मठाधीश या यूनानी भिक्षु, इसने 543 ईस्वी में लिखी अपनी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी। कौन था? कोस्मोस। टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स में 6वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी है। इसमें इसने समुद्री मार्ग से भारत व श्रीलंका की यात्रा की। कोस्मोस का उपनाम भारत तक तैरने वाला भी है। इस पुस्तक को कीचड़ का महादेश भी कहा जाता है। कोस्मोस ही वह यूनानी भिक्षु था जो कि यह
यहाँ आकर बौद्ध बन गया था। अगला है सिक्कों के निम्नलिखित प्रकारों का विचार कीजिए। तो उत्कीर्ण डाई स्ट्रक सिक्के, उत्कीर्ण डाई स्ट्रक सिक्के, आहत पंचमार्क सिक्के और अनुत्कीर्ण डलवा सिक्के। तो सिक्कों के निम्नांकित प्रकारों का विवेचना कीजिए। तो इसमें क्या आएगा आंसर? तो इसमें देखो ऑप्शन में हम देखते हैं ए सी। तो सबसे पहले जो छपे थे वो आहत पंचमार्क सिक्के थे। उसके बाद फिर जो है डी नंबर का आया उत्कीर्ण डलवा सिक्के, फिर बी नंबर का आता है अपना उत्कीर्ण डाई स्ट्रक सिक्के और फिर आता है उत्कीर्ण डाई स्ट्रक सिक्के। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, क्रम पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन सा क्रम का पहले आया कौन सा बाद में आया। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो टेसीयस का इंडिका कब लिखा गया? फाइयान कब आया? यीजिंग, इत्सिंग और अलब्रूनी, इनके आने की सूची पूछी जा रही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखो आप ऑप्शन कौन सा आएगा। तो ऑप्शन में आएगा देखो जो टेसीयस का इंडिका वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। फाइयान जो है 399 से 1444 के बीच आया। यीजिंग जो है 7वीं शताब्दी में आया और अलब्रूनी 11वीं शताब्दी में आया। तो ऑप्शन में क्या आएगा अपना 1। ऑप्शन में आ गया अपना 1। ए में आएगा 2। ए में क्या आएगा 2। टेसीयस का इंडिका कब लिखा गया? 4वीं शताब्दी में। अगला है बी फाइयान भारत कब आया? 399 से 414 ईस्वी में। यीजिंग या इत्सिंग ये कब आया भारत? तो इसकी आया 7वीं शताब्दी में। अलब्रूनी कब आया? 11वीं शताब्दी में। तो क्रम पूछा जा रहा है यहाँ पे भारत में आने का। अगला इसकी व्याख्या देखें। तो व्याख्या में देखो आप टेसीयस एक ईरानी राजा का राज्यवेद या चिकित्सक था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह कभी भारत नहीं आया। इसने भारत पर इंडिका तथा फारस पर पर्शिका नामक इतिहास लिखा। फाइयान चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी में ईस्वी से 414 ईस्वी तक के मध्य उत्तर भारत की यात्रा की तथा फोक्यो की बौद्ध देशों का वृत्तांत नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। इत्सिंग नामक यात्री 672 से 688 ईस्वी के मध्य भारत का भ्रमण किया। अलब्रूनी की रचना किताब उल हिंद जिस तहकीक हिंद या भारत की खोज भी कहा जाता है 11वीं सदी ईस्वी का दर्पण कही जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? अगला है पंचमार्क सिक्के सबसे पहले भारत में पाए गए ऐसे सिक्के जिन पर उन्हें जारी करने वाले शासक का नाम तथा चित्र छपा होता था सर्वप्रथम गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए। कुषाण नरसिंह ने भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए और भारत ग्रीक सिक्के परवर्ती शासकों के लिए आदर्श बन गए। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा है? तो ऑप्शन में केवल ए और सी और डी। ए, सी और डी। तो ए कौन सा है? पंचमार्क सिक्के भारत में सबसे पहले आए, सही बात है। अगला कुषाण नरसिंह ने भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, ये भी सही बात है। और भारत ग्रीक सिक्के परवर्ती शासकों के लिए आदर्श बन गए, ये भी सही बात है। तो ये तीनों ऑप्शन अपने सही है, ए, सी, डी। तो अपना आंसर क्या होगा? केवल ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 2। अगला है इंडो ग्रीक शासक। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम। तो देखो इंडो ग्रीक शासकों की भारतीय मुद्रा प्रणाली को देन, सांचे में ढलाई, मुद्रा लेखों का प्रयोग, शासकों की आकृतियां, गुम्फा शर तथा देवी देवताओं की आकृतियों का अंकन, इंडो ग्रीक सिक्के भारतीय या ईरानी संस्कृतियों के साथ हेलनवादी संस्कृति के मिश्रण का प्रतीक है। कभी कभी इन पर हेलनवादी देवी देवताओं के स्थान। तो ये अपना जो आज का चैप्टर है कंप्लीट है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। हम इस चैनल पर पूरी जो 1 से 1,500 पन्ने की किताब है पप्पू सिंह प्रजापति की भारतीय इतिहास के वस्तुनिष्ठ, और इसमें कम से कम 10,000 प्रश्न हैं जो कि जितने भी जो आपके सामने जो एग्जाम दे रखे हैं, नेट, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, आरएस, यूपीएससी, स्कूल प्रोफेसर, इन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।